चलिए जी, मैरिज एज पार्टनरशिप। अब यहाँ पे एक वर्डिक्ट आता है कोर्ट की तरफ से, जिसमें बात करी गई कि जो फीमेल्स होती हैं वो अपनी जॉब छोड़ देती हैं फैमिली को नर्चर करने के लिए, स्पेशली शादी के बाद। पहले बोल दिया जाता है कि काम कर लेना, बाद में बच्चे हो जाते हैं तो बोल देते हैं कि अब जॉब छोड़ दो क्योंकि आपको मेंटेन नहीं हो पाएगा, बच्चा भी संभालना है, जॉब भी संभालनी है। अब दिक्कत कहाँ पे आई? सबसे इंपॉर्टेंट वाली जो बात थी वो थी डाइवोर्स के टाइम पे। पहले तो पति भी खुश था, पत्नी भी खुश थी कि ठीक चल रहा है सब कुछ, पति कमा के लेके आ रहा है और पत्नी उसको हाउस होल्ड्स में हेल्प कर रही है। और एक बारी आई थिंक वो कौन है लड़की, मिस वर्ल्ड बनी थी कि मिस यूनिवर्स, उससे पूछा भी था कि कौन सबसे हाईएस्ट सैलरी डिजर्व करता है, तो उसने आंसर किया था कि आई थिंक मदर सबसे ज्यादा सैलरी डिजर्व करते हैं क्योंकि सारे काम वो संभालती हैं, इवन छुट्टी भी नहीं होती, कोई संडे को भी नहीं होती है। हमें तो चलो संडे सैटरडे छुट्टी है, उनको संडेज भी छुट्टी नहीं होती, तो सबसे ज्यादा सैलरी भी वही डिजर्व करते हैं। अब जब तक तो डाइवोर्स से पहले वाली सिचुएशन चल रही है कि सब कुछ बढ़िया है, जो हस्बैंड है वो जॉब पे जाते हैं, अपना कमा के आते हैं, घर पे ताना भी मार देते हैं मैं कमा के लेके आ रहा हूँ और तुमने किया क्या, तुम फ्री बैठे हुए थे। तो यहाँ से एक शब्द निकल के आता है आइडल, मतलब आप खाली बैठे हुए थे, ये अपनी वाइफ को बोल दिया जाता है। फिर उसके बाद कई बार लड़की फ्रस्ट्रेट हो जाती है तो डाइवोर्स के लिए अपील कर देती है कि हमें तो बस ऐसे ही दबा दिया जाता है, जॉब छोड़ी घर के लिए, फैमिली के लिए, वो सारी बातें शुरू होती हैं। फिर बात आती है मेंटेनेंस की कि अब पैसा तो चाहिए होगा, मेंटेनेंस, और स्पेशली अगर बच्चा हो गया है तो उसके लिए तो फिर मेंटेनेंस का पैसा आपको देना ही पड़ेगा। पर उस टाइम पे फिर पति एक्टिवेट हो जाता है, पति बोलता है कि ये अच्छी पढ़ी लिखी तो है, मतलब अब क्यों इसको मेंटेनेंस चाहिए, पैसा क्यों चाहिए। अब यहाँ से ठीक है ना ये बात भी कि पढ़ी लिखी तो है, पर वो गैप का क्या, वो जो गैप लग गया जो आपने पहले काउंट नहीं करा, पहले आप खुश थे कि वो हमें सपोर्ट कर रही है और मैं अपना काम कर पा रहा हूँ, ये हाउस होल्ड मेरे पेरेंट्स को भी देख रही है, साथ में अपने बच्चे को भी देख रही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क उठा कि एक तो पहले ही जमाना आप देखो तो जॉब्स इतनी ज्यादा फ्लक्चुएट हो रही हैं, ऊपर से इस गैप के टाइम पे ऑब्वियस ही बात है कोई स्किल भी नहीं सीखी होगी क्योंकि उसी चीज में उलझा हुआ रह जाता है इंसान, स्पेशली फीमेल। तो यहाँ पे दो शब्द निकल के आए, वन इज आइडल, दूसरा है मेंटेनेंस। तो यहाँ पे बोला गया कि वो जो जॉब छोड़ी थी वो आप ही के लिए छोड़ी गई थी, तो ये डाइवोर्स के टाइम पे ये नहीं बोल सकते कि मेंटेनेंस के लिए फीमेल को आप मना करोगे कि ये एजुकेटेड है, इसके पास डिग्रीज हैं, उसको अब यूटिलाइज करो, जो इसकी बॉडी है फिजिकली ये पूरी एक्टिव है, ये काम कर सकती है, आप ये जो स्टेटमेंट है ये नहीं दे सकते इसमें। यहां तक ये ठीक है, सबको ठीक लग रहा है, कोई आदमियों का मैनेनिज्म जाग गया हो तो वो भी बताएं। चलो ये वाला जो केस आया था यहाँ पे तो अडॉप्टेड बच्चा था, पर मैक्सिमम केसेस में तो अपना ही होता है बच्चा। नहीं, जॉब तो शादी के बाद ही छुड़वा दी ना कि अब फैमिली को भी देखना है, तो यहाँ भी नहीं रहती ना याद, यहाँ पे भी तो बोल रहे हैं कि तूने छोड़ी जॉब, उस टाइम से तो हम नहीं बचा डाइवोर्स के टाइम पे। कॉन्फ्लिक्ट यहीं से ही मर्ज करा कि तुमने भी तो डाइवोर्स के टाइम पे मैं कर ली, तू कर ली, उस टाइम पे हम नहीं बचा। हम तब तक था जब तक सब कुछ स्टेबल था, जब तक एक तरफ चुप बैठा हुआ था, दूसरा शायद बोले जा रहा था या दोनों ही चुप थे कि चल रहा है जैसे चलने दो। प्रॉब्लम कहाँ पे आई? जब ये आइडल वाली बात आई और दूसरा मेंटेनेंस, और आज की जो जनरेशन है वो ये सारी चीजें सुनने के लिए बिल्कुल भी नहीं बैठी हुई है, अब उतनी टॉलरेंस नहीं है। और कई बोलते हैं कि पहले वाली फीमेल ज्यादा टॉलरेंट हुआ करती थी, पहले दबाया भी जाता था तो साथ में दब रहती थी ना, दब के जो फीमेल्स होती थी। अब फीमेल ने एजुकेशन भी अटेन करी, उनको भी पता लगा भाई यहाँ पे तो एट्रोसिटी हुई है, ये कोई नहीं था कि बड़ी ज्यादा डिसिप्लिन है या बड़ी ज्यादा आज्ञाकारी है, ऐसा कुछ नहीं था, वो दबाया भी गया था। तो अब वो सारी जो चेन्स थी वो टूट भी रही हैं इस टाइम पे, तो ऐसे वर्डिक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। और ये वाला वर्डिक्ट आज नहीं आना चाहिए था, ये पहले आना चाहिए था। थोड़ी सी इसकी डिटेलिंग आपको देखनी पड़ेगी, इंडियन सोसाइटी के जो आप इश्यूज रिलेटेड टू वुमेन पढ़ते हो वहां पे ऐसा सवाल बन सकता है। पॉइंट ऑफ व्यू जब आप ऐड करोगे, अब जैसे आपने बोला कि यहाँ पे तू मैं आ गया, आपको जो चीजें याद रखनी है, नंबर वन इज फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में आप आर्टिकल नंबर 15 पढ़ते हो, आर्टिकल नंबर 16 पढ़ते हो। 15 में जहां इक्वालिटी की प्योरली बात करी जाती है कि आपका जेंडर क्या है, रेस क्या है, रिलीजन क्या है, कास्ट क्या है, मैटर नहीं करेगा, सभी को इक्वली ट्रीट करा जाएगा। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को साइडलाइन कर देते हैं, वो 16 के अंदर जब आप पढ़ते हो कि इक्वालिटी तो प्रोवाइड करी जाएगी जॉब अपॉर्चुनिटीज में। जो वल्नरेबल सेक्शन रह गया था उनके साथ, उनकी वजह से आपके साथ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है क्योंकि उनको रिजर्वेशन दी जाएगी। वहां पे बोलते हैं कि जो सीड बोया गया था वो कास्ट का था, पेड़ जो उग के आया वो बाद में रिजर्वेशन भी साथ में लेके आया, तो रिजर्वेशन दी जाती है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन वहां पे हुई। अब फंडामेंटल राइट्स को जब आप मद्देनजर रखोगे तो सबसे पहले इक्वालिटी के ऊपर फोकस किया जाएगा। इक्वालिटी से भी पहले सब्सटेंशियल इक्वालिटी, जहां पे आप बात करते हो इक्विटी की। इक्विटी मतलब पहले जो ज्यादा नीडी है उसको आप चीजें प्रोवाइड करें, तो यहाँ पे फीमेल को भी तो वल्नरेबल सेक्शन में आप इंक्लूड करते आए हो। और अगर थोड़ा और पास्ट में जाए, एक होती है इज्जत, रिस्पेक्ट, वो जोड़ दी जाती है फीमेल के साथ। एक होता है पैसा,
इकोनॉमिक वैल्यू वो किसके साथ जोड़ी जाती थी? मेल के साथ। ये पहले से ट्रेडिशन आ रहा है? नहीं, एंशियंट हिस्ट्री जब आप पढ़ते हो वहां पे मेल एंड फीमेल इक्वल वर्क करते थे। और जो लाइवलीहुड होता था उसमें ऐसे नहीं था कि खेत में सिर्फ आदमी ही काम करने के लिए जाएगा, रोटी कमा के लेके आएगा। वहां पे दोनों कंट्रीब्यूट करते थे। जो बच्चा होगा उसको दोनों देखेंगे, एक टाइम फिक्स होता था, तो वैल्यूज तो फिक्स थी। मतलब पहले तो ज्यादा इक्वालिटी आपको दिखेगी जैसे। और सोसाइटी को एक टर्म यूज करते थे, इगैलिटेरियन। इगैलिटेरियन, EGA, इगैलिटेरियन सोसाइटीज, एंथ्रो का वर्ड है इगैलिटेरियन। सोसाइटी में भी यूज करते हो इगैलिटेरियन। इगैलिटेरियन का मतलब होता है जब सब कुछ इक्वल होता है। पर ये थोड़ा सा आपको कैसा वर्ड लग रहा है? ऐसे आइडियल सा वर्ड लग रहा है। क्या बोलते हैं उस टर्म को? जब जहां पे सब कुछ आइडियल होता है, जब जहां पे सब कुछ अच्छा अच्छा है, बुरे नाम की चीज ही नहीं है। कौन सा वर्ल्ड होता है वो? स्वर्ग नहीं है भाई, अटोपिया। हेवन लिख के आ जाना उधर की, हेवन ही मिल गया। अटोपियन वर्ल्ड बोलते हैं उसको, जहां पे सब कुछ बढ़िया है, बुरे की एग्जिस्टेंस ही नहीं है वहां पे। जैसे आप चाहते हो लाइफ ऐसे होती, बस वैसा ही दिखेगा आपको। तो ये वर्ल्ड तो एग्जिस्ट नहीं करता। इगैलिटेरियन सोसाइटी, आपसे एक बार ही सवाल पूछा गया था आईवीसी के ऊपर, इंडस वैली सिविलाइजेशन, कि क्या आप सोसाइटी को इगैलिटेरियन बोल सकते हो? तो देखो अब वहां पे एविडेंसेस थे, कुछ एविडेंसेस ऐसे थे जो एक्चुअल में इगैलिटेरियन सोसाइटी को दिखाते हैं। अब इगैलिटेरियन कैसे दिखी? 33 के एविडेंसेस मिले, मेल के भी थे फीमेल के भी थे, इगैलिटेरियन। नंबर 2, ज्वेलरी मिली, मेल भी वेयर कर रहा है, फीमेल भी वेयर कर रही है, और जो अटायर है उनके कपड़ों की वो भी सेम सी है, तो इगैलिटेरियन सोसाइटी वहां पे दिख रही है। पर फिर आती है इकोनॉमिकल लेवल के ऊपर, जहां पे कईयों का जो बॉडी को दफनाया गया था कॉफिन्स के अंदर, वहां पे कई जगह पे ज्यादा आपको रिसोर्सेस मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड मिल गया, या सिल्वर मिल गया, या कॉपर मिल गया, या शायद पत्थर मिले। वहां से आपको ये दिख गया पूरी तरह से इगैलिटेरियन नहीं थी, थोड़ी बहुत जो डिसबैलेंस होता है सोसाइटी के अंदर वो भी था। तो इगैलिटेरियन कभी भी पूछा जाए, कभी भी मेंस में ये मत लिख देना यस इट वाज इगैलिटेरियन सोसाइटी, नहीं। एविडेंसेस के बेसिस पे आपको बताना पड़ता है, लिखना होता है कि सम ऑफ द एविडेंसेस शो कि इगैलिटेरियन सोसाइटी थी। बाकी अगर क्रिटिकली एनालाइज बोला हुआ है तब आपको दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव दिखाने पड़ेंगे। पर अगर सिर्फ ये पूछा है कि ऐसे एविडेंसेस बताइए जिससे लगता है कि सोसाइटी इगैलिटेरियन थी, तो वहां पे पॉजिटिव वाले आएंगे। तो मतलब ये जो इगैलिटेरियन कॉन्सेप्ट है, अभी अचीव करना तो इसको हम बोल दें कि अचीव हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। कोई बोल दे करप्शन में एक ही दिन जाऊंगा ऑफिस में काम करूंगा, करप्शन एंड, पॉसिबल ही नहीं है। डीपली अनरूटेड कास्ट सिस्टम, अभी अभी की जो जनरेशन है वो एक्सेप्ट करने लगी है चीजों को। पुरानी जनरेशन से पूछना, वो आपको डिफरेंस बता देंगे कास्ट के बीच में। और फिर आप लेके आओगे ऋग्वेदा को, कि ऋग्वेदा के टाइम पे तो वर्ण सिस्टम आया था कि आपको सरनेम मिलेगा आपकी जॉब के हिसाब से। पर अब तो उल्टा है, जो फादर का था वही आगे बच्चे का आएगा, फिर उनके पोते का आएगा, वही लिनियर चलती जाएगी, आपके सरनेम सेम ही रहेंगे। पर उसके ऊपर आप बहस नहीं सकते क्योंकि अब बहुत ज्यादा टाइम चेंज हो चुका है। तो अगेन कास्ट को बोले कोई कि एक ही मिनट में मैं रिमूव कर दूंगा, नहीं हो पाएगा। आप जब कल को एडमिनिस्ट्रेटर भी बनोगे, ऐसे केसेस भी आएंगे कि सो कॉल्ड अपर कास्ट की लड़की थी, सो कॉल्ड लोअर कास्ट का लड़का था, दोनों ने शादी कर ली, अब लड़की वाले चाह रहे हैं कि उसको वापस बुलाओ। फिर गंदे गंदे ब्लेम्स भी लगाए जाते हैं, जैसे आपने पॉक्सो एक्ट के अंदर भी पढ़ा था। तो वो सारी सिचुएशंस आती हैं। सेम प्रॉब्लम आती है मैरिड लाइफ में। अब मैरिड लाइफ में एक और कॉन्सेप्ट रेज हुआ था, मैरिटल रेप, जहां पे फीमेल की शायद विल नहीं है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की, पर जबरदस्ती किया जा रहा है। पर इसका प्रूफ कहां से लेके आओगे? कैसे ये प्रूव होगा कि मैरिटल रेप हुआ है? क्योंकि इसके भी मिसयूज आएंगे। एक साइड आप फीमेल को बचाने की ट्राई करोगे कि मैरिटल रेप ना हो, दूसरी तरफ शायद मिसयूज हो जाए, जबरदस्ती इल्जाम लगा दिया फीमेल ने कि मेरे साथ मैरिटल रेप हुआ है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये डायलेमा हमेशा ऐसी रहती है। एक चीज आप लेके आओगे प्रोज के साथ, पर कॉन्स ऑटोमेटिकली उसके जनरेट होते चलेंगे। अब जो ये वाला वर्डिक्ट आप पूरा डिटेल में देख लोगे, तो यहाँ पे होम मेकर्स के ऊपर ज्यादा डिटेलिंग दी हुई है। होम मेकर जो आपके लिए खाना बना रहे हैं, आपको रेडी करके पूरा घर मेंटेन करके रखा हुआ है, और सैलरी एट द एंड कुछ नहीं मिलती है, तो उनसे रिलेटेड ये एक लीगली रेलिवेंट बोला गया है कि वर्डिक्ट है। एंड में बताना इसमें क्या क्या डिस्क्रिपेंसीज आपको दिख रही हैं। बाकी आपने एक चीज तो देख ली कि मैं तू वाला कॉन्सेप्ट तो आया, पर ये वाली चीज फंडामेंटल राइट्स। नंबर 2, स्टेट को डायरेक्शन देता है आपका डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं स्टेट्स को, यानी कि गवर्नमेंट्स को बोला जाता है कि इसको मद्देनजर रखते हुए ही अपने आप रूल्स बनाओगे। इवन देयर इज वन आर्टिकल नंबर 39 डीपीएसपी का, क्या बोलता है वो बोलता है कि मेल और फीमेल अगर एक साथ काम कर रहे हैं तो उनके वेजेस भी बराबर होने चाहिए। क्योंकि एक टाइम पे कॉर्पोरेट सेक्टर में जब फीमेल्स की एंट्री होती है तो लड़कियों को बोल दिया जाता था तुमने क्या करना है इतने पैसे का, मेल के ऊपर तो डिपेंडेंसी है, काम सेम है, दोनों मैनेजर के लेवल पे हैं अगर, तो टीम्स होती है ना डिफरेंट, तो उसके हिसाब से मैनेजर भी वेरी कर जाते हैं, तो काम दोनों सेम कर रहे हैं। पर वहां पे जेंडर आ गया बीच में कि तुम फीमेल हो तो तुम्हें तो क्या ही करना है इतने पैसे का,
तो तुम्हें कम सैलरी मिलेगी। तो वहां पे डीपीएसपी ने क्या बोला कि एक स्टेट को गाइडलाइन प्रोवाइड करता हूं कि अगर इक्वल वर्क कर रहे हैं तो पेमेंट भी इक्वल होगी। इवन आप फैक्ट्री और इंडस्ट्री के केसेस भी सुनते हो, वहां पे भी वेजेस की पार्शियलिटी लेबरर्स के साथ करी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। तभी आप देखोगे कि जितने भी वर्डिक्ट आते हैं यहाँ पे पहली प्रायोरिटी उस सेक्शन को दी जाती है जो ज्यादा वल्नरेबल होता है। आपने यूजीसी का एक्ट पढ़ा था, वहां पे बोला कि ब्रुटालिटी एट्रोसिटी सिर्फ जो आपके रिजर्वेशन की कैटेगरीज में आते हैं उनके साथ हो सकती है, जनरल को साइडलाइन कर दिया गया। अगेन वल्नरेबल को प्रायोरिटी दी थी, खैर उसकी तो दोबारा से प्रोबिंग हुई। देन नंबर 2 पे आ गया ये मैरिज वाला कॉन्सेप्ट। यहाँ पे दबता कौन है ज्यादा, तो फीमेल्स। शादी के बाद मेल्स इंडिपेंडेंट ही रहते हैं, बाउंड इतने से होते हैं कि लाके पैसा देना पड़ेगा फैमिली मेंबर्स को, पर फीमेल पूरी बाउंड होती है, उसके पास इतनी आजादी नहीं होती कि वो अपने मर्जी से जा सके आ सके, वो वाली सारी चीजें हैं, तभी ऐसे वर्डिक्ट अब सामने आते हैं। अब इसकी केस की रिकॉग्निशन कर लेते हैं पहले, और रिकॉग्निशन ऑफ होम मेकर लेबरर। अब ये भी लेबरर का डेजिग्नेशन तो नहीं दिया हुआ है, पर काम तो कर ही रही हैं फीमेल्स भी एक तरह से। तो होम मेकर का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो घर पे खाली बैठी होती है। आप में से भी बहुतों ने सुना होगा फीमेल को रात को ये भी सुनने को मिल जाता है कि तुमने किया ही क्या पूरा दिन घर पे बैठ के। ये नहीं देखा कि वो सुबह 6 बजे भी उठी थी, खाना भी उसने बनाया, झाड़ू पोछा सब किया, जो मतलब काम मल्टीटास्किंग होती है इनडायरेक्टली। और रात को क्या सुनने को मिला, तुम तो खाली ही बैठी हुई थी। तो नंबर 1 तो ये होम मेकर को ये जो लेबर का डेजिग्नेशन है वो दिया ही नहीं गया है। तो अगर लेबर नहीं है तो फिर सैलरी का कॉन्सेप्ट भी कहीं से नहीं आता। ये तो अभी वहां की बात चल रही है जब हाउस होल्ड को मेंटेन करा जा रहा है। और उसके बाद हाउस होल्ड मैनेज करा और रियल लेबरर की तरह, और साथ में अपने हस्बैंड को भी सपोर्ट करा। अब देखो वैसा वर्सा यहाँ से एक और निकल के आएगा। अगर फीमेल ज्यादा सक्सेसफुल हो जाए, वहां पे रोल्स उल्टे हैं। फीमेल ने बोला मैं कमा के लेके आऊंगी, मैं नेम फेम कमाऊंगी, और मेल को बोला तू घर का देखना। लड़के ने भी अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। एट दी एंड क्या बोला गया फीमेल के द्वारा, सेम ही चीज आया। कोई केस हिट कर रहे हैं दिमाग में, बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, दिल्ली का केस नहीं, मैं पॉपुलर वाला पूछ रही हूँ। मैरी कॉम का केस आया था, उसने भी लगाया ना ब्लेम हस्बैंड के ऊपर कि कुछ नहीं फुटबॉल खेलता रहता है, पर वो जो हाउस होल्ड वाली जो मैनेजमेंट थी वो तो उसने भी करी। रोल्स जब आपने ऑपोजिट देखे, मतलब पैसा सर पे चढ़ता है, एक चीज यहाँ से प्रूव भी होती है। तो रोल्स अगर ऑपोजिट कर दिए जाएं तो सेम चीज शायद मेल्स के साथ भी होगी, ठीक है। पर अभी हमें ये फीमेल के बिहाफ पे देखना पड़ेगा, क्योंकि शादी के बाद तो फीमेल्स आ रही है ना मेल के घर पे, तो ज्यादा तो उसी साइड ही ओरिएंटेड रहेगा वर्डिक्ट जब आप देखोगे। कंट्रीब्यूशन बियॉन्ड इनकम, वही हाईएस्ट सैलरी किसको मिलनी चाहिए, तो बोला कि फीमेल को। रीजन भी बताए क्यों, क्योंकि छुट्टी भी नहीं होती, काम भी पूरा दिन करना होता है। और काउंट क्या होता है, वो जो दिन में वो एक नैप ले लेती है, वो शायद 1-2 घंटे के लिए। ये होती है इंडियन मदर्स की आदत होती है कि बीच में एक गैप तो पक्का लेना है, ये आफ्टरनून वाले टाइम पे। वो याद रहता है कि देखो उस टाइम पे तो तुम सोए थे, वो जो बाकी का टाइम था वो इग्नोर कर दिया जाता है। देन आते हैं होम मेकर्स जो है, वो शायद सैलरी तो जनरेट नहीं करती, और शायद फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के ऊपर भी उनका काम नहीं दिखाई देता, पर काम तो कर रही है एटलीस्ट। होम मेकर्स की यहाँ पे बात हुई। देन जजमेंट बाय जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा, इनका ये वर्डिक्ट है। हाउस होल्ड मैनेजमेंट जो है, इसका मतलब है कि आप कंट्रीब्यूशन दे रहे हो अपना मैरिज के अंदर। एक ने बोला कि मैं इकोनॉमिकली सारा मैनेज कर लूंगा, तुमने हाउस होल्ड को देखना है, तो कंट्रीब्यूशन तो दोनों का बराबर है। अब सोचो जो हस्बैंड है उसकी वाइफ उसको तंग करना शुरू कर दे, होता है ना जॉब के अंदर भी आउटपुट घटने लग जाती है, क्यों, क्योंकि मेंटली डिस्टर्ब। पर अगर सब कुछ शांति से चल रहा हुआ है तो मतलब दोनों कॉन्ट्रीब्यूटर है उसके लिए, एक डिस्टर्ब हुआ दूसरे को भी डिस्टर्ब करेगा। देन होम मेकिंग नॉट डिपेंडेंसी, प्रोडक्टिव लेबरर की कैटेगरी में आप इसको काउंट कर सकते हो। इकोनॉमिक डिपेंडेंसी शायद आप नहीं कर सकते एक होम मेकर के ऊपर, पर बाकी डिपेंडेंसी तो शो कर ही रहे हो आप। पैसे को अगर साइडलाइन कर लो, बाकी सारी चीजों के ऊपर आपकी डिपेंडेंसी है। तो मतलब ये जो मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट है, ये यहाँ से और ज्यादा स्ट्रेंथन होता है कि डिपेंडेंसी तो है फीमेल के ऊपर, आपके दूसरे स्पाउस के ऊपर। देन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द केस क्या था, वाइफ क्या करती है, अपनी जॉब को छोड़ जाती है। क्यों छोड़ती है, ताकि हाउस होल्ड वगैरह को अच्छे से मेंटेन करा जाए। बहुत सी फीमेल्स अपनी गवर्नमेंट जॉब को भी बाद में छोड़ती हैं कि मेरे को बस अपने बच्चों के ऊपर ध्यान रखना है। बड़ी सारी फीमेल अपने करियर को यहाँ पे साइडलाइन कर देती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नॉट अ ग्राउंड टू डिनाई मेंटेनेंस, ये नहीं आप बोल सकते कल को डाइवोर्स होता है कि बढ़िया वेल एजुकेटेड है और अब मेंटेनेंस के लिए हम इसको पैसा नहीं देंगे, रीजन बता दिया। इतना बड़ा गैप भी तो आया बीच में, तो किस बात की मेंटेनेंस। एंड उसके बाद सोशल रियलिटी, ये कोर्ट ने हाईलाइट भी करी कि विमेन ही हमेशा एक्सपेक्ट करी जाती है, प्रेशराइज करी जाती है कि तुमने ही जॉब छोड़नी है, तुमने कल को बच्चों को भी संभालना है। ये आप जब फिर एंशियंट में ऋग्वेदा पढ़ते हो, ऋग्वेदा के बाद लेटर वेदिक की तरफ स्विच करते हो, वहां भी आप देखोगे लेटर वेदिक पीरियड में क्या होगा, जो एलीट सेक्शन, एलीट घरानों से लड़कियां बिलोंग करेंगी, उनको इक्वालिटी मिल जाएगी, वो सब कुछ अचीव भी करेंगी। पर वो जो बाकी का दबका था मेन वाला,
वो सारा पिछड़ेगा पीछे भी। ये हर हिस्ट्री एविडेंस है आपके सामने कि फीमेल को गिव अप करना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद डिटेल्स देख लो अब केस की, यहाँ पे हुआ क्या क्या था। तो एक तो वही चीज बोली कि इतने टाइम तक तो अनएम्प्लॉयड रही, उसके बाद आप अचानक से बोल रहे हो कि अब जॉब करनी है क्योंकि आप डाइवोर्स ले रहे हो, तो मेंटेनेंस आपको नहीं मिलेगी क्योंकि आपके पास बैकएंड पे डिग्री है। डिग्री तो सभी के पास है, क्या हुआ उन डिग्रीज का? कुछ भी नहीं हुआ ना, बाद में तो सारी काम भी नहीं आई, कहीं आ भी गई काम, कहीं नहीं भी आई काम, कईयों की तो काम ही नहीं आई, मतलब वैसी भी डिग्री थी, कईयों ने खरीद ही ली, बोल लो कि मैंने डिस्टेंस से करा, ये किया वो किया, खरीद ही ली डिग्रीज। और बताइए, तो डिग्री की वैल्यू फिर इक्विवेलेंट ही हो जाती है, आप चाहे जो मर्जी करके आओ, अनटिल और अनलेस आप फॉरेन से स्टडी करके आते हो, फिर आपको वेटेज ज्यादा मिल जाएगी। किसी ने एक आधे 2 साल का एमएस का कोर्स आता है, जिस भी फील्ड में आपने केमिस्ट्री पढ़ी या बायोलॉजी पढ़ी है, जब आप इंडिया वापस आते हो आपकी वेटेज बढ़ जाती है, क्योंकि आपने जर्मनी से स्टडी करी, ये यूएस से स्टडी करके आए, तो आपकी वेटेज वैसे ही बढ़ जाती है। पर वो तो लिमिटेड होंगे ना, बाकियों ने तो यहीं से डिग्री अटेन करी थी। कई यूनिवर्सिटीज का फिर नाम खराब होता है, उनके बच्चे एक्सप्लॉइट होते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ गलगोटियास का आपने एग्जाम्पल देखा, उनको कितना ज्यादा एक्सप्लॉइट करा जा रहा था। कोई ऑटो से ट्रेवल कर रहा है, बैग देख लिया कि यूनिवर्सिटी ऑफ गलगोटियास का है, उसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। ये सिविक सेंस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं कि बच्चों की गलती तो नहीं थी, मैडम को पूछो जाके, बच्चों ने तो क्या ही गलत करा था उस केस में। तो यहाँ पे सिविक सेंस भी रेस कर जाता है। तो चलो, ये हम बहुत ज्यादा डीप में चले गए, अभी इस बैकग्राउंड को देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो हस्बैंड है ना, वो ड्रिलिंग इंजीनियर है, कुवैत के अंदर काम कर रहा है, 5 लाख पर मंथ अर्न कर रहा है। ये आ गया इकोनॉमिक बैकग्राउंड। और दूसरी तरफ उनकी वाइफ है, वो अपने माइनर सन जो कि अडॉप्टेड है उसकी सेवा कर रही है, केयर कर रही है, हाउस होल्ड को पूरा संभाले हुई है। अब बात आती है सेपरेशन के बाद इंटरिम मेंटेनेंस, जो टेम्परेरी बेसिस पे मेंटेनेंस दिया जाता है, वो तो मिल गया। अब आमदनी भी ठीक है, तो फीमेल ने भी बोला कि मुझे मेंटेनेंस और ज्यादा चाहिए होगी क्योंकि मेरे साथ एक बच्चा भी है। और अगेन, जब भी डाइवोर्स के केसेस आते हैं तो नर्चरिंग वाली जो कैपेबिलिटी है वो किसमें ज्यादा मानी जाती है? फीमेल के अंदर, कि मेल शायद उतने अच्छे से नर्चर नहीं कर सकता। और ऊपर से अडॉप्टेड है बच्चा, सन है। आपको पता है ना, अडॉप्शन के टाइम पे मेल अगर आगे जाते हैं कि हमें लड़की अडॉप्ट करनी है, तो वो डिनाई कर दिया जाता है कि पॉक्सो वाले केसेस बड़े ज्यादा देखे गए हैं पहले, तो मेल्स को डिनाई कर दिया जाता है। अब यहाँ पे मेंटेनेंस की डिमांड रेज होती है। अक्षांश, जाना है कहीं? टाइम देख रहे हो बार बार? नहीं, अब यहाँ पे पहले बता दूं मैं, बिल्कुल ऑटोनमी है आपके पास, अगर ब्रेक लेना हो तो आप जा सकते हो, है ना, बिना बोले। इंटेरिम मतलब समथिंग विच इज टेम्परेरी, थोड़े टाइम के लिए जो दिया जाता है, जैसे इंटरिम गवर्नमेंट आप बोलते हो, टेम्परेरी गवर्नमेंट। इसके बाद लॉज जिसके अंडर मेंटेनेंस दी गई थी, सेक्शन 125 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। अब जिस टाइम पे मेंटेनेंस दी थी उस टाइम पे भारतीय न्याय संहिता या BNSS नहीं आए हुए थे, तो पुराने वाले नाम ही यूज करे गए हैं। सेक्शन 125 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, यहाँ पे मेंटेनेंस दी जाती है बच्चों को, अपनी पत्नी को और पेरेंट्स को। देन आती है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में जो आया था, यहाँ पे मॉनेटरी रिलीफ दिया जाता है और थोड़ी बहुत इंटरिम मेंटेनेंस भी दी जाती है। अर्लियर कोर्ट डिसीजन क्या थे? तो पहले मेंटेनेंस देने से मना कर दिया गया था, डिनाई कर दिया गया था, पर अब ये चीज मेंटेनेंस लीगली बोल दी गई है, ये लीगल है, ये आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद फैमिली कोर्ट डिसीजन, ये ग्रांट्स प्रोवाइड करने के लिए बोला गया था। 50,000 की ग्रांट है, एक बारी में आपको मिल गई। तो ये कब का डिसाइड हुआ था? पर मंथ के लिए डिसाइड हुआ था कि 50,000 पर मंथ यहाँ पे ग्रांट के तौर पे दिया जाएगा। हाई कोर्ट के सामने बस एक ही इशू आता है, दैट इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कि आपने एजुकेशन बैकग्राउंड पे अच्छी अटेन करी थी। नंबर 2, थ्योरेटिकल अर्निंग कैपेसिटी। ये तो वर्बली हुआ ना, 5 साल के बाद अगर डाइवोर्स हुआ, अब हस्बैंड ने बोला कि इसके अंदर कैपेबिलिटी है, इसने इतनी सारी डिग्रीज अटेन करी हैं, वो बोला थ्योरेटिकल अर्निंग कैपेसिटी है। अब इसको ऐसे समझ लो, जैसे मान लो आपके पास घर है, प्रॉपर्टी में काउंट होगा, कल को उसको बेचोगे तो ठीक ठाक पैसा जनरेट होगा, होगी ना ये चीज, पर आप बेचोगे थोड़ी, तो अर्निंग कैपेसिटी तो है पर बेचा तो नहीं ना। तो यहाँ पे बोला थ्योरेटिकल अर्निंग कैपेसिटी की बात हो रही थी। यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, पर दूसरी तरफ आ जाती है थ्योरेटिकल अर्निंग कैपेसिटी। आपने पहले तो उसको करने नहीं दी जॉब, पहले बोल दिया हाउस होल्ड को, पहले अच्छा लगता है सब कुछ, बाद में रियलिटी सामने आती है। बोलते हैं ना, शादी कब शुरू होती है? उस दिन नहीं होती जब तुम शॉपिंग कर रहे होते हो, ये लहंगा पहनना है, लड़का बोल रहा है शेरवानी पहननी है, वो एक्चुअल में तब होती है जब सब कुछ डल होने लगता है। अब आप पुराने हो चुके हो एज अ कपल, अब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, ये उसके बाद की बात हो रही है। अब अचानक से आपको याद आया कि वो पढ़ी लिखी थी, अब आप थियोरेटिकली बोल रहे हो कि उसके अंदर क्या है, अर्निंग कैपेसिटी। अब सिर्फ वर्बली बोल रहे हो, आपको थोड़ा प्रैक्टिकल भी आना पड़ेगा। जॉब लेने के लिए कितने एफर्ट नहीं डालने पड़ते, कितने इंटरव्यूज होते हैं, कितनी बार आप रिजेक्ट होते हो। ऐसा तो है नहीं कि आपकी डिग्री के बेसिस पे लीजिए ये रही आपकी जो जॉब है, आपने इतनी सारी डिग्रीज अटेन करी हैं। पहले आपसे पूछा जाएगा कि वो जो आज के टाइम पे मार्केट चल रही है उसके हिसाब से आपकी डिग्री रेलिवेंट भी बची है या नहीं, तो उस टाइम पे वो देखी जाएंगी चीजें। मतलब अगेन वही था, ये सबसे बड़ी डायलेमा थी कि क्वालिफिकेशन तो है पर थ्योरेटिकल अर्निंग कैपेसिटी आ रही है उससे। कितने बैचलर्स निकलते हैं,
याद करो जिसने भी बैचलर्स करी होगी, पहले आपकी क्लासरूम के अंदर 120 टू 200 की कैपेसिटी, फिर आप मास्टर के लिए गए, कई बैचेस में 16 बच्चे बचे, और कई जो बड़े जैसे मास्टर ऑफ आर्ट्स होती है उसमें थोड़ी आपको क्वांटिटी अभी भी ज्यादा मिलेगी बच्चों की, पर डिक्लाइन करते जा रहे हैं। अभी वो नंबर भी ज्यादा आएगा जब जॉब्स देने की बारी आएगी। कितने लोग आज भी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स के ऊपर होते हैं, फिर प्रोटेस्ट चल रहा होता है, प्रोटेस्ट जितने में वो चलाते हैं कि हमें परमानेंट कमीशन के ऊपर रखिए, उतने में वो और किसी को कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब पे रख लेते हैं, क्योंकि सभी को पता है कि लोग आएंगे, खुद कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब निकलेगी, खुद पार्टिसिपेट करेंगे, इनको प्रोटेस्ट करने दो, तो परमानेंट कमीशन तो नहीं मिला। और ऊपर से ये वाला केस आ गया कि तुम्हारे पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है पर थियोरेटिकल लर्निंग कैपेसिटी, अर्निंग कैपेसिटी भी है कि तुम अर्न कर सकते हो, पॉसिबिलिटी है वहां पे, पर बोलने को है। नेक्स्ट इज आइडल स्पाउस। आइडल वही वाला कि आप तो घर पे फ्री बैठे रहते हो, कोई काम नहीं करते, गाश नहीं करते, तो हमें तो काम करना पड़ता है, पर ये सारी चीजें इग्नोर कर दी कि डोमेस्टिक वर्क के अंदर क्या क्या चीजें हैं। हाउस होल्ड को मेंटेन कर रहे हो, बच्चों को रेज कर रहे हो, देन फैमिली मेंबर की केयर कर रहे हो, स्पाउस के करियर के लिए, करियर में आप उनको सपोर्ट कर रहे हो। कभी कभी जॉब भी चली जाती है हाथ से, तो वहीं पे वहां पे भी कौन ही आती है, सबसे पहले फीमेल आती है। मेजोरिटी ऑफ द इंडियन फैमिलीज में यही होता है। अब थोड़ा उल्टा भी होने लग गया है कि अगर जॉब चलेगी लात मार के साइड भी कर दो, अब ये चीजें भी सामने आ रही हैं। और उस टाइम पे फिर ये जो वर्डिक्ट आप सुन रहे हो कि एक के फेवर में ज्यादा लगते हैं सुनने में, वो फिर कहीं ना कहीं जेंडर न्यूट्रल भी आएंगे जब दोनों ही लात मारेंगे उस केस में। तो यहाँ पे ये आइडल स्पाउस का मिसकंसेप्शन है, ऐसा कुछ नहीं होता, डोमेस्टिक जो वर्क है उसको भी इंक्लूड करा जाए। इनविजिबल इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, फीमेल की जो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन है वो इग्नोर्ड रह जाती है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल दिया, फीमेल ने, वाइफ ने डिस्टर्ब करना शुरू करा अपने हस्बैंड को, हस्बैंड की वो जो जॉब में आउटपुट निकल के आ रही थी वो वैसी नहीं आएगी, डेफिनेट है, कितना मर्जी बोलो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ साइडलाइन रखेंगे, थोड़ी अफेक्ट करी जाती है। कईयों का तो EQ बिल्कुल ही जीरो होता है, वो तो खत्म ही हो जाते हैं, कईयों की जॉब भी हाथ से भी जाती है। तो मतलब एक इनविजिबल इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन है वो फीमेल की तरफ आ रही है टुवर्ड हर हस्बैंड। उसके बाद कंबाइंड इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन इन मैरिज, मैरिज के अंदर भी दोनों की कंबाइंड कंट्रीब्यूशन है। साउथ कोरिया की केस स्टडी आप लिख सकते हो, वहां पे मेल एंड फीमेल दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं बच्चे को नर्चर करने में भी, साथ में इकोनॉमिकली भी दोनों इंडिपेंडेंट भी हैं और अपना कमा भी रहे हैं। तो वहां पे क्यों ये चीजें एस्टेब्लिश हुई, इंडिया के अंदर क्यों नहीं हो पा रही हैं? क्योंकि हमारा जो सोसाइटल बैकग्राउंड है वो इतना डीपली एनरूटेड है, वहां पे पहले से नच करनी शुरू कर दी जाती हैं चीजें। कल को शादी होगी, मतलब रिपोर्ट कार्ड भी आएगा तो तुम्हें याद करवाया जाएगा कल को शादी होगी, वो अगला रिपोर्ट कार्ड आएगा दोबारा से फीमेल को यही बोला जाएगा, अच्छे मार्क्स आएंगे तो अच्छा घर मिलेगा आगे चल के। तो वो पहले से नर्चर होती हैं चीजें फीमेल के अंदर। इसके बाद कैपेसिटी टू अर्न वर्सेस एक्चुअल अर्निंग, वो जो थ्योरेटिकल और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का यहाँ पे पॉइंट बताया था। और बाकी चैलेंजेस फॉर होम मेकर रिटर्निंग टू वर्क, स्किल आउटडेट हो चुकी है, प्रोफेशनल नेटवर्क नहीं बचा हुआ है उतना। इवन जब टीचिंग करते हैं, मैं एक पर्सनल एग्जांपल देती हूँ, जब स्टार्टिंग में आप आते हो ना, यहाँ पे 40 मिनट्स भी आपसे कंटिन्यूटी में नहीं बोला जाता, ठीक, वो ब्रेक लग जाती है, फिर उसके बाद थोड़े से वोकल कॉर्ड्स खुलने लगते हैं, फिर 1.5 घंटे तक की कैपेसिटी जाती है, अब तो 5 घंटे की आ चुकी है। तो वो प्रैक्टिस रही, ठीक है, मतलब 5 घंटे कंटिन्यूटी में अब बोला जाता है। रिवीजन की क्लास आ गई, पहले 2 घंटे की मैक्सिमम कैपेसिटी थी, वो 3 घंटे की खींची, 3 घंटे की आ गई, फिर रिवीजन की क्लास आ गई तो एक और एडिशनल 1 घंटा ऐड हुआ, तो वो कैपेसिटी बढ़ती जाती है। पर अब ब्रेक ले लिया जाए इसी केस में तो ब्रेक लग ही गई, वो फिर से वो सेम रास्ते से आपको सफर करना पड़ेगा। पहले तो जॉब मिल जाए, फिर जॉब, चलो जिसकी तो अब निकल गया, अच्छा एक्सपीरियंस बन गया, उसको तो मिल ही जाएगी शायद, अगर बाद में भी आएगा, पर अनटिल और अनलेस वो टाइम के साथ अपडेटेड होगा तो यहाँ पे वही बोला कि प्रोफेशनल नेटवर्क भी छूट जाते हैं पीछे, कौन ही रिज्यूमे अपलोड कर रहा है, कौन ही लिंक्डइन चेक कर रहा है, बाद में कोई नहीं देखता, तो वो गैप भी आ जाता है। और साथ में एज रिलेटेड बैरियर इन जॉब मार्केट, आजकल ज्यादा फ्रेशर को हायर करा जाता है, एक तो सैलरी कम देनी पड़ती है, प्रेफरेंस इसलिए भी दी जाती है, और दूसरा इमेज की जो रेपो है वो भी बन जाती है कि बड़ी ज्यादा प्लेसमेंट्स करवाते हैं, तो ये एक एज भी बहुत बड़ा बैरियर बनता है। इसके बाद रियलिस्टिक असेसमेंट बाय कोर्ट, तो यहाँ पे इन्होंने रियल लाइफ सर्कमस्टांसिस को सेंटर में रखा, तभी ये मेंटेनेंस अब बोल दिया गया है ये लीगल है, आप इसको डिनाई नहीं करोगे। एंड मेंटेनेंस एज लीगल रिकॉग्निशन, ताकि जो फाइनेंशियल हार्डशिप बाद में फीमेल सफर कर सकती है तो उनको बोला गया कि मेंटेनेंस आपको देनी पड़ेगी, तो मेल्स के केस में ये आएगा। एंड वे फॉरवर्ड क्या होगा, तो जो पीछे आपने चीजें पढ़ी वही सारी आगे लिखी हुई हैं, जो चैलेंजेस आपने पीछे देखे उन्हीं को इंप्रूव करने की बात करी गई है। तो मेंटेनेंस एज फेयरनेस, नॉट जस्ट सर्वाइवल, फेयर तरीके से देनी पड़ेगी, सर्वाइवल के बेसिस पे आप नहीं देंगे। एंश्योरिंग इकोनॉमिक बैलेंस, वो जो इनविजिबल हैंड फीमेल का भी रहा उसको भी आपको इंश्योर करना पड़ेगा, रिकॉग्निशन देनी पड़ेगी। मैरिज एज पार्टनरशिप, इसको एज अ लाइबिलिटी मत लेके चलो, ये पार्टनरशिप होती है जहां पे दोनों का इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा, कभी कम रहेगा कभी ज्यादा रहेगा, पर कॉन्ट्रीब्यूशन दोनों का रहेगा। रिकॉग्निशन ऑफ अनपेड डोमेस्टिक वर्कर,
अब ये देखना बार बार ये चीजें अब नर्चर होंगी, और जो हमारे सबसे दबके के रीजन होंगे वहां पे भी न्यूज़पेपर के थ्रू जाएगा ये कि मेंटेनेंस अब लीगल है, तो लड़कियां भी बोल पाएंगी कि हम भी काम करते हैं, ऐसा नहीं है। एंड उसके बाद आएगा सिमिलर जुडिशियल व्यू, इससे पहले भी आए थे, एक केस याद रख लेना, कन्हैयन नायडू वर्सेस कमसला अम्मल। सीधा सवाल आ सकता है ये केस किस चीज से रिलेटेड था, तो अगेन मेंटेनेंस को लेके था कि जो कंट्रीब्यूशन होती है होम मेकर्स की वो इनडायरेक्ट रहती ही रहती है फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन के अंदर। एंड जो हाँ लास्ट में कभी कभी जैसे मैंने बोला जॉब चली गई किसी मेल की, सबसे पहले गहने भी कौन गिरवी रखता है, उसकी वाइफ ही रखती है, तो मतलब सेवियर भी एक्ट कर रही है लास्ट में। ये सिचुएशन आपने देखी भी होगी, लास्ट में फीमेल एज अ सेवियर एक्ट करती है फॉर हर हस्बैंड। एंड देन होम मेकिंग एज कॉन्टिन्यूअस वर्क, कोई छुट्टी नहीं होती, लास्ट में बोलो सारे, कोई छुट्टी नहीं होती, कॉन्टिन्यूटी में वर्क करना पड़ता है। हमें छुट्टियां बढ़ती थी समर वेकेशन, उस टाइम पे तो मदर्स का काम और बढ़ जाता था, बच्चे बोले मैगी भी खानी है, बच्चे बोले आज दिन में राइस भी खाने हैं, तो काम और ज्यादा बढ़ गया। हमारे लिए तो छुट्टी थी, उनके लिए वो शायद टेंशन थी, पहले से प्रिपेयर हो जाती होंगी मदर्स की, अब बच्चों की छुट्टियां भी आ रही हैं तो हमें देखना पड़ेगा। ये भी शायद सभी ने, है तो नहीं कोई ऐसे जो प्योरली इगैलिटेरियन सोसाइटी से आते हैं, तब शायद आप कोरिलेट ना कर पाए। अच्छा फीमेल डोमिनेटिंग है, सही है, तो मतलब मेल आपको ज्यादा नदरन एरिया में देखोगे तो मेल डोमिनेंस, साउथ में जाओगे ठीक ठाक मेल डोमिनेंस, नॉर्थ ईस्ट में जाओगे फीमेल डोमिनेंस ज्यादा मिलेगा, नॉर्थ वाले पार्ट में कम फीमेल डोमिनेटिंग फैमिलीज आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, की लीगल प्रिंसिपल इमर्जिंग फ्रॉम दीज केसेस, तो आपको पता ही है, मतलब डिनाई नहीं करा जा सकता इस बिहाफ के ऊपर कि जो आपका स्पाउस है वो एजुकेटेड है। बाकी लैक ऑफ इनकम है, वो जो इनकम थी वो छुपाई नहीं गई, वो की नहीं गई, तो अर्निंग भी नहीं हुई, वो थ्योरेटिकल ही रह जाती हैं चीजें, तो डिसएडवांटेज यहाँ पे फीमेल फेस करती है। तो लग गया ना पता, अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट आ जाती है कि मेंटेनेंस इज लीगल और इलीगल, इलीगल तो नहीं आएगा कि नॉट लीगल आएगा, तो ये लीगल है, अब ये वर्डिक्ट के अंदर आ चुका है। दैट्स ऑल। इंडियन सोसाइटी के हिसाब से इश्यूज रिलेटेड टू वुमेन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।